मेरे पड़ोसी ने पूरे 1 महीने तक मेरा खाना चोरी किया। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं उसे अपनी जिंदगी की सबसे यादगार डेथ पेपर फीस्ट का मजा चखाऊंगा। मैंने डिलीवरी नोट में साफ लिख दिया कि मुझे बहुत ज़्यादा तीखा खाना पसंद है और अगर तीखा नहीं हुआ तो मैं बैड रिव्यू दूंगा। और फिर मैंने उसमें दुनिया की सबसे तीखी डेथ पेपर एसेंस का आधा कैन मिला दिया। हमेशा की तरह उसने मेरे डोरबेल की तरफ अपनी मिडिल फिंगर दिखाई और बड़े घमंड से मेरा टेक अवे उठा लिया। रात के ठीक 1 बजे ऊपर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, हल्ला। फिर एक एम्बुलेंस आई और उसे ले गई। पुलिस मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझ पर पॉइजनिंग का शक है। मैंने बड़े आराम से वो वीडियो बाहर निकाला जो उसकी चोरी की करतूत का सर्विलेंस वीडियो था, और साथ ही अपनी वो हालिया पोस्ट भी दिखाई जिसमें मैंने लिमिट हॉट पेपर चैलेंज को स्वीकार किया था। पर ये नेट इतना लैग क्यों मार रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने अभी अभी 100 मेगाबिट्स ब्रॉडबैंड में अपग्रेड किया है। लॉन्ग ऑटिन क्यांगे 8 7 मेगाबाइट्स अपलोड कर रहा है और डाउनलोड स्पीड सिर्फ 0.2 मेगाबाइट्स पर सेकेंड आ रही है। ऊपर रहने वाला जॉक्यांग, उसने अपना ऑनलाइन नाम ऐसा रख रखा है उसे सच में लगता है कि वो कोई डोमिनेटिंग सीईओ है। छोड़ो, उससे बात करना ही बेकार है, सिर्फ अपनी थूक बर्बाद करना है। मैंने अपना वाईफाई पासवर्ड बदल दिया, नंबर्स और सिंबल्स को मिक्स करके पूरे 16 डिजिट्स का। अब जरा गैस करके दिखाओ। दरवाजा खोलो। मुझे पता है तुम घर पे ही हो, ग्रे पैंट्स फ्लिप फ्लॉप्स पहने वो इस मुर्गे जैसे सिर वाले हुलिये के साथ इतनी जल्दी नीचे आ गया। डूड, तुम्हारे इंटरनेट को क्या हो गया है? मैं एक प्रमोशन रैंकिंग मैच खेल रहा हूँ। मैं डायमंड 1 से मास्टर की तरफ हाई ग्राउंड पुश करने ही वाला था कि तुमने मुझे डिस्कनेक्ट कर दिया। तुम मेरा नेटवर्क यूज कर रहे थे, मैंने पासवर्ड बदल दिया है। तुम इतना नाटक क्यों कर रहे हो? क्या बुराई है अगर मैं तुम्हारा नेटवर्क यूज कर रहा हूँ? तुम अकेले यूज करते हो तो मैं भी कर लेता हूँ। मेरे कनेक्ट करने से क्या प्रॉब्लम है भाई? तुम्हारा राउटर रात को वैसे भी यूज नहीं होता, तो उसे धूल ही खाने दोगे क्या? तुम्हें पता है शेयरिंग इकोनॉमी क्या होती है? मैं बस पड़े हुए आइडल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ। जाओ क्यांग, ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मैंने तुम्हें से यूज करने की परमिशन ही दी थी। ओह, इतने स्टिंजी मत बनो। मैं तुम्हें पैसे देने से मना थोड़ी कर रहा हूँ। मैं अगले महीने तुम्हें इंटरनेट फी के तौर पर 5 युआन दे दूंगा, ठीक है? अब जल्दी से मुझे नया पासवर्ड बताओ, मेरे टीममेट्स वेट कर रहे हैं, वो पब्लिक स्क्रीन पर मुझे गालियां दे रहे हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना इंटरनेट किसी से शेयर नहीं करता। तुम्हारा मतलब क्या है? जो साफ साफ कहा वही मतलब है। अगर मैंने तुम्हें दोबारा मेरा वाईफाई यूज़ करते पकड़ा तो मैं सीधे पुलिस को कॉल कर दूंगा। हाँ हाँ, कर दो पुलिस को कॉल। सिर्फ इंटरनेट यूज़ करने के लिए तुम पुलिस बुलाओगे? क्या लगता है पुलिस ये सब हैंडल करेगी? ये कितनी ट्रिवियल मैटर है, हम पड़ोसी हैं। अगर तुम इस रिलेशनशिप को इतना स्टिफ बनाओगे तो इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? ठीक है भाई, तुम कुछ ज्यादा ही अरविंद बन रहे हो। चलो वेट एंड सी, तुम बाद में बहुत पछताओगे। महीने का 5 युआन इंटरनेट के लिए है। सुनो सब लोग, मैं जरा ईमानदारी से एक बात कहता हूँ। आजकल के यंग पीपल सच में दिन ब दिन और इम्पोलाइट होते जा रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए वो पूरे नेबरहुड रिलेशनशिप को खराब कर देते हैं। हम सब एक ही कम्युनिटी में रहते हैं। जब हम एक ही कम्युनिटी में रह रहे हैं तो मिलकर क्यों नहीं रह सकते? यंग पीपल, तुम्हें थोड़ा ओपन माइंडेड होना चाहिए। सही कहा। पास का पड़ोसी दूर के रिश्तेदारों से कहीं बेहतर होता है। क्या तुम आराम से बात नहीं सुलझा सकते थे? आजकल लोग बहुत पेटी हो गए हैं। बिना नाम लिए ही सब अच्छी तरह जानते थे कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। ज़ाओकियान, तुम सच में इस काम में बहुत माहिर हो। तुम खुद को एक अच्छे इंसान के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हो जो नेबरहुड हार्मोनी की फिक्र करता है, और मुझे एक पेटी और चिड़चिड़े यंग मैन की तरह दिखा रहे हो। चलो छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करते। और मैं इस बात को ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं चाहता। हम पड़ोसी हैं, हमें आगे भी साथ में ही रहना है, तो बस ऐसा दिखावा करते हैं जैसे हमने कुछ देखा ही ना हो। पीछे हटकर आगे बढ़ने की चाल बहुत चालाक है। शानदार। उस मंडे से हर रात ठीक 10 बजे ये नाटक शुरू हो जाता था और फिर आखिरकार रुकता था। लगातार 3 दिनों से ये एकदम टाइम पर हो रहा था, एक अलार्म क्लॉक से भी ज्यादा एक्यूरेट। नहीं, नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स आवाज को तो दबा सकते हैं पर इस वाइब्रेशन को नहीं रोक वो जो लो फ्रीक्वेंसी और लगातार होने वाला इम्पैक्ट था, वो किसी हथौड़े की तरह सीधे नसों पर एक के बाद एक वार कर रहा था। नहीं, अब तो मुझे ऊपर जाना ही पड़ेगा। आप लोग रात को क्या करते रहते हैं? हर रात 10 से 11 बजे के बीच ऊपर से बहुत शोर आता है। क्या आप लोग प्लीज थोड़ा धीरे आवाज करेंगे? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि बच्चे नेचुरली थोड़े लाइवली होते हैं?
बच्चे घर में भागेंगे कूदेंगे, बॉल खेलेंगे, स्केटबोर्ड चलाएंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम एक एडल्ट होकर बच्चों की बातों का बुरा मान रहे हो। वह लाइवली हो सकता है, लेकिन आपको नीचे रहने वाले पड़ोसियों का भी ध्यान रखना चाहिए। इस समय वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। तुम्हें नहीं पता कि बच्चों की एजुकेशन के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। बच्चों को एक्सरसाइज की जरूरत होती है ताकि वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर सकें। तुम क्यों चाहते हो कि वो बिल्कुल शांत बैठें? मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे लाइवली नहीं हो सकते, लेकिन इसकी भी एक टाइम और ओकेजन की रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। तो फिर तुम यहाँ मत रहो। अगर तुम्हें लगता है कि हमारा घर बहुत ज्यादा नॉइजी है, तो तुम कहीं और मूव कर जाओ। हम अपने ही घर में तुम्हारे हिसाब से क्यों चले? तो फिर ठीक है, मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढता हूँ। जो सोचना है सोचो, जो सोचना है सोचो। इनसे बहस करना बेकार है। इनका लॉजिक बिल्कुल इनविंसिबल है। ठीक है ठीक है, तो फिर अब मुझे भी रूड होने के लिए मत कोसना। दाल्यू, तुमने पिछली बार जिस रेजोनेंस स्पीकर के बारे में बताया था, हाँ वही वाला, मुझे उसका लिंक सेंड कर दो। हेलो आंटी ली, आज सुपरमार्केट में एक्सपो सेल लगी है, क्या आप देखने चलना चाहेंगी? वेल, तुम तो अब हेलो भी नहीं बोलते। परसों ही तो तुमने मेरी तारीफ की थी जब मैंने तुम्हारा शॉपिंग बास्केट उठाने में मदद की थी। शाओलिन, सिस्टर जंग, जब हम ऊपर नीचे रहते हैं तो हमें चीज़ों को आपस में सुलझा लेना चाहिए। यंग पीपल को इतना गुस्सा शोभा नहीं देता। सिस्टर जंग, अगर किसी दिन कोई आपकी चीज़ें ऐसे ही उठाकर ले जाए, तो क्या आप तब भी टॉलरेंस की बात करेंगी? क्या मेरे लिए भी ये वैसी ही बात नहीं है? इसमें क्या अंतर है? कृपया डिवाइस को लोड बेयरिंग वॉल या सीलिंग के बिल्कुल करीब रखें। ध्यान रहे कि कॉन्टैक्ट सरफेस एकदम फ्लैट और फॉर्म होनी चाहिए। 30 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। दीवारें अब कांप रही हैं, बहुत हल्की सी। लेकिन अगर ऊपर रहने वाले लोग फ्लोर पर नंगे पैर घूमेंगे तो उन्हें ये पक्का महसूस होगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये वाइब्रेशन ऐसी लग रही है जैसे जैसे उनकी खुद की फ्लोर के नीचे से आ रही हो। उन्हें लगेगा कि घर में ही कोई रेजोनेंस हो रहा है। वो मुझ पर कभी शक नहीं करेंगे। आज रात के ठीक 10 बज चुके हैं और ये एकदम टाइम पर शुरू हो गया। आज चौथा दिन है और बच्चे के भागने की वो आवाज अब बंद हो चुकी है। यही सही टाइम है। ऊपर अब पूरी तरह शांति है। हे, इस फ्लोर को क्या हो गया है? ये ऐसे कांप क्यों रहा है? क्या तुम्हें कोई वाइब्रेशन महसूस नहीं हो रही? मेरे पैरों के नीचे लगातार एक हमिंग साउंड आ रही है। तुम्हें सच में फील नहीं हो रहा? क्या नीचे रहने वाला कोई कुछ कर रहा है? नहीं, वो कोई रेनोवेशन तो नहीं कर रहा। क्या इस घर में ही कोई गड़बड़ है? ये तो बस एक फीडबैक है, बिल्कुल एक शीशे की तरह, जो तुम्हारी दी हुई तकलीफ को ही तुम्हें वापस रिफ्लेक्ट करके दिखा रहा है। मैं इन दिनों लगातार फ्लोर को कांपते हुए महसूस कर रहा हूँ, और जब मैं सोता हूँ तो मेरा बिस्तर भी हिलता है। मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं होता। क्या तुम बहुत ज्यादा थक गए हो? नहीं यार, मेरे बच्चे को भी चक्कर आने जैसा फील हो रहा है। तुम्हें लगता है कि इस बिल्डिंग की फाउंडेशन में ही कोई प्रॉब्लम है? तो फिर तुम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के पास जा सकते हो। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को ढूंढने का क्या फायदा? वो फाउंडेशन की प्रॉब्लम ठीक थोड़ी कर सकते हैं। छोड़ो यार, वैसे भी ये एक रेंटल हाउस है, तो बस जैसे तैसे झेल लो। वो मेरे पास शिकायत लेकर नहीं आए क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, कोई वजह नहीं थी, और वो इस बात को लेकर पक्के भी नहीं थे कि ये फीलिंग बाहर से आ रही है। लेकिन शोर पक्का कम हो गया था, यानी पहला स्टेप कामयाब रहा। रेड ऑयल हॉट पॉट बीफ, गोल्डन सूप फैट बीफ, स्पाइसी हॉट पॉट डिलीवरी में अभी 35 मिनट्स का समय बाकी है, जो कि ठीक है। हेलो, आपका टेक अवे आ गया है। मैंने इसे नीचे एक्सप्रेस कैबिनेट में रख दिया है। कैबिनेट नंबर B07 है। प्लीज इसे जितनी जल्दी हो सके पिक कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू भैया। पर ये तो खाली है। ये तो गलत है। अभी सिर्फ 6:50 हुए हैं और इसे पूरे 8 मिनट पहले ही पिक कर लिया गया था। पिछले 3 सालों में मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है। कृपया इसे नीचे डिलीवरी कैबिनेट में रख दीजिए। थैंक यू। 30 मिनट्स वेट, ऐसा कैसे हो सकता है? हेलो भैया, मैंने ही वो स्पाइसी हॉट पॉट ऑर्डर किया था। आपने कहा था कि वो कैबिनेट B12 में है, सही ना? हाँ, मैंने खुद उसे अंदर रखा था और दरवाज़ा भी बंद किया था। मैंने उसकी फ़ोटो भी ली थी। पर ये कैबिनेट तो खुला हुआ है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, शायद कोई इसे उठाकर ले गया। इस कम्युनिटी में आजकल ऐसा नज़ारा अक्सर देखने को मिल रहा है। शायद आप इस बारे में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गया, थैंक यू। मेरे ऑर्डर करने के कुछ ही देर बाद दोनों गायब हो गए। पहली बार मैंने नीचे जाने से पहले जाओ कियांग को कॉरिडोर में आते देखा था, और दूसरी बार मैंने उसके घर वापस आने की आवाज़ सुनी थी। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे पूरा शक है। अंकल यू, क्या नीचे एक्सप्रेस लॉकर के पास कोई कैमरा लगा है?
हाँ, क्या बात है शालिन, मेरे टेकअवे 2 बार चोरी हो चुका है। ये संभालना थोड़ा मुश्किल है। डिलीवरी कैबिनेट का मॉनिटरिंग सिस्टम कंपनी का है, हमारे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का नहीं। तुम्हें इसे चेक करने के लिए उनके कस्टमर सर्विस से कांटेक्ट करना होगा। ठीक है, मैं समझ गया उस लॉकर कंपनी का कस्टमर सर्विस नंबर क्या है। ये लो, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, उनकी कस्टमर सर्विस बहुत ही ढीली है। तुम्हें इसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। थैंक यू अंकल यू। हेलो दालियू, मेरा एक सवाल था। तुमने पिछली बार कहा था कि तुम्हारा टेकअवे चोरी हो गया था और फिर तुमने एक मॉनिटर इंस्टॉल किया था। तुमने वो कैमरा कहाँ लगाया था? वह एक कैट आई कैमरा है जो पीप होल के अंदर की तरफ फिट हो जाता है। उसका लेंस बिल्कुल ग्लास के करीब रहता है। बाहर से देखने पर वो एक रेगुलर पीप होल जैसा ही लगता है, लेकिन वो अंदर से पूरे कॉरिडोर को साफ साफ शूट कर सकता है। तुम्हारा खाना 2 बार कैसे चोरी हो गया? डैम, तुम्हें भी एक लगा लेना चाहिए। यह ज्यादा महंगा नहीं है, बस 200 युआन के करीब आता है। क्या ये लीगल है? बिल्कुल लीगल है। तुम एक पब्लिक कॉरिडोर को शूट कर रहे हो, किसी के घर के अंदर की चीजें नहीं। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, जब से मैंने ये कैमरा लगाया है मेरा टेकअवे कभी चोरी नहीं हुआ। चोर उस पीप होल को देखते ही दूर रहते हैं। मुझे इसका लिंक सेंड कर दो। वो पीप होल कैमरा पब्लिक एरियाज को शूट करता है, जो कि पूरी तरह से लीगल है। आज मैंने गोल्डन सूप बीफ ऑर्डर किया है और साफ साफ नोट लिख दिया है। मैं एक हैवी स्पाइसी फूड लवर हूँ। कृपया जितना हो सके उतने ज़्यादा मिर्च डाल दीजिएगा। जितना तीखा होगा उतना ही अच्छा रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सीधे बैड रिव्यू दे दूंगा। इस बार मैं इस टेकअवे को डिलीवरी बॉक्स में नहीं रखवाऊंगा, बल्कि सीधे अपने दरवाजे के बाहर जमीन पर। अब बस इंतजार है, पर बाहर कोई हलचल क्यों नहीं हो रही? क्या आज जाओ क्यांग घर पे नहीं है? लो आ गया जाओ क्यांग। ये सच में तुम ही हो साफ सबूत। पीप होल की तरफ मिडिल फिंगर दिखाने की उसकी यह हरकत, इस मामले में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का एटीट्यूड हमेशा की तरह धुंधला ही रहेगा। मुझे इस खेल को जीतने के लिए और भी बड़े मोहरे चाहिए, एक ऐसा प्लान जो उसे सच में इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दे, और वो मुझ पर कोई उंगली भी न उठा सके। पेपर इस पूरी धरती की सबसे तीखी मिर्च। स्कोविल हीट यूनिट के मुताबिक इसकी यूनिट पूरे 2 मिलियन है, जो कि आम मिर्चियों के मुकाबले सैकड़ों गुना ज्यादा तेज होती है। स्कोविल हीट यूनिट कैरोलिना रीपर, इस कैरोलिना रीपर का एक बेहद हाई कॉन्सेंट्रेशन कैप्सेशन एक्सट्रैक्ट। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखा था, चैलेंजिंग द लिमिट, कृपया सावधानी बरतें। ये प्रोडक्ट एक हाई कॉन्सेंट्रेशन एक्सट्रैक्ट है। ये सलाह दी जाती है कि हर बार सिर्फ एक ड्रॉप से ज्यादा का इस्तेमाल न करें। त्वचा और म्यूकस मेम्ब्रेन से सीधे संपर्क में ना आने दें। बच्चों की पहुंच से दूर रखें। यदि ये आंखों में चला जाए तो तुरंत भारी मात्रा में दूध से धोएं और मेडिकल हेल्प लें। पूरे 128 युआन की है। सस्ती तो नहीं है, पर वसूल जरूर है। मैंने ऑनलाइन दुनिया का सबसे खतरनाक डेथ पेपर एक्सट्रैक्ट मंगा लिया है, और मैं अपनी लिमिट्स को चैलेंज करने के लिए पूरी तरह रेडी हूँ। क्या कोई एक्सपर्ट भाई बता सकता है कि इसे एक बार में कितना डालना चाहिए? मैंने पढ़ा है कि सिर्फ एक ड्रॉप ही काफी है, लेकिन मैं एक्चुअल यूसेज जानना चाहता हूँ। जिम टैंग न्यू रो के बॉस, मैं आपका रेगुलर कस्टमर हूँ। आज प्लीज इसे एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाना। जितने हो सके उतने मिर्च डाल देना। जितना तीखा होगा उतना अच्छा रहेगा। अगर तीखा नहीं हुआ तो मैं सीधे बैड रिव्यू दे दूंगा। नोट कर लीजिए कि मैं एक हैवी स्पाइसी फूड लवर हूँ और रोज तीखे खाने को चैलेंज करता हूँ। प्लीज मुझे निराश मत करना। इसकी महक इतनी पंजेंट है कि मैं अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा हूँ। इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से पूरे शून्य। 5 मिलीलीटर्स, जो कि सूप की क्वांटिटी के हिसाब से दर्जनों गुना ज्यादा है। इसका कलर बिल्कुल नहीं बदला है, और इसकी महक भी सूप के ओरिजिनल स्पाइसी अरोमा के पीछे छुप गई है। अपीयरेंस से देखने पर ये बिल्कुल एक नॉर्मल सीक्रेट रेड ऑयल की तरह ही लगा है, कोई अंतर नहीं है। भाई, आपका टेकअवे आ गया है। मैंने इसे दरवाजे के पास शू कैबिनेट पर रख दिया है और एक फोटो भी ले ली है। प्लीज चेक कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू भैया। लो आ गया। मिडिल फिंगर दिखाने वाली ये मछली जाल में फंस चुकी है। आह, शानदार, यही है आला। जल्दी करो, मैं मर रहा हूँ, मेरा गला जल रहा है। तुमने ऐसा क्या खा लिया? तुम्हें क्या हुआ है? थोड़ा तेल लगाओ, ठंडा तेल भी चलेगा। क्या तुम पागल हो गए हो हीन? तुम मर जाओगे। मैं तीखेपन से मरा जा रहा हूँ। जाओ क्यांग को हॉस्पिटल ले जाया गया। आखिरकार पूरी बिल्डिंग में चैन का सन्नाटा छा गया। प्यारे पड़ोसियों, मैं रूम 602 से लिन रुए, रियल नेम के साथ आप सबको रिपोर्ट कर रहा हूँ। उसने मेरे टेकअवे में जहर मिलाया था। मेरे होंठ पूरी तरह सूज चुके हैं और मेरा गला ऐसा लग रहा है जैसे आग लगी हो। मैं अभी इमरजेंसी रूम में हूँ। आप सब मेरे गवाह बनना।
ये बात यहीं ख़त्म नहीं होगी, मैं उस पर केस करूँगा। वो सीधे मेरा मर्डर करना चाहता है। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। पॉइजनिंग एक क्रिमिनल केस है। आप सबको हमारे लिए गवाही देनी होगी। यह आदमी एक लूनेटिक है। वो बस मेरे पति को मारना चाहता है। ओह माय गॉड! क्या आजकल का पड़ोस इतना डरावना हो चुका है? मैं जानता हूं कि अब एक बड़ा तूफान आने वाला है। बाहर निकलो। तुमने मेरे पति के साथ क्या किया है? तुम एक मर्डरर हो। तुमने यह हरकत करने की हिम्मत तो दिखा दी, पर अब मान क्यों नहीं रहे हो? बाहर निकलो। सिस्टर लियो, इस बारे में कल आराम से बात करते हैं। अभी बहुत रात हो चुकी है। बाकी पड़ोसी सो रहे हैं। मेरे सामने ये बेवकूफ बनने का नाटक मत करो। तुम अभी दरवाजा खोलो। अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसे लगातार स्मैश करती रहूंगी। सिस्टर लियू, अगर आप ऐसे ही दरवाजा तोड़ती रहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगा। तुम उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम पहले पुलिस बुलाओ, जैसे तुम ही सही हो। मैंने तो पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया है। क्या आप लिन ऊपर रहने वाले जाओ ख्यांग ने सुबह होते ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि आपने उसके टेकअवे में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस मिलाया था, जिससे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वह अभी इमरजेंसी रूम में है। हमें इस इन्वेस्टिगेशन में आपकी कोऑपरेशन की जरूरत है। कॉमरेड पुलिस, मैं पहले एक बात साफ करना चाहता हूँ। जिस टेकअवे की बात जौ क्यांग कर रहा है, मैंने किसी और के लिए कोई खाना ऑर्डर नहीं किया था। मेरा खुद का टेकअवे किसी ने चोरी किया था, और जिसने मेरा खाना चोरी किया उसने उसे खा लिया और अब मुझ पर ही पॉइजनिंग का झूठा आरोप लगा रहा है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? क्या ये मजाकिया नहीं लगता? क्या आपके पास कोई सबूत है? ये वही ऑर्डर है जो मैंने आज शाम 5:30 बजे प्लेस किया था। ऑर्डर टाइम, डिलीवरी टाइम और रिमार्क्स, सारी इंफॉर्मेशन साफ साफ रिकॉर्ड है। और ये वो डिलीवरी फोटो है जो डिलीवरी गाय ने खुद ली थी। तो फिर ये टेक अवे अभी कहाँ है? ये चोरी हो चुका है, लेकिन मेरे पास पक्के सबूत हैं ये साबित करने के लिए कि इसे किसने चुराया है। क्या ये आपका कैमरा है? जी हाँ, मैंने ये मॉनिटर खुद इंस्टॉल किया है, जो पीप होल के अंदर छुपा हुआ है। ये सिर्फ पब्लिक कॉरिडोर को शूट करता है, किसी के घर के अंदर नहीं। ये पूरी तरह लीगल है। मुझे नहीं पता कि वो जहर की बात क्यों कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने अपने खाने में सिर्फ मिर्चियाँ मिलाई थी। देखिए, मैंने रिमार्क्स में साफ साफ लिखा था कि मैं एक हैवी स्पाइसी फूड लवर हूँ। प्लीज सबसे तीखी मिर्च डालना। ये मेरी रियल डिमांड थी। 3 दिन पहले मैंने चिली एक्सट्रैक्ट के बारे में इंटरनेट पर एक वीडियो भी पोस्ट की थी। तो आपका मानना है कि जाओ कियांग की ये हालत आपके खुद के लिए तैयार किए गए सुपर स्पाइसी टेकअवे को चोरी करके खाने की वजह से हुई है? मुझे पूरा यकीन है कि मैंने कोई पॉइजनिंग नहीं की है। मैंने खाना खुद अपने लिए मंगाया था और नोट भी खुद लिखा था। अगर किसी ने इस खाने को चुराया और उसे खाने का फैसला किया, तो उसे अपने इस फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस खुद ही भुगतने होंगे। हमारे देश में कितने सारे लोग मिर्च खाते हैं, तो क्या वो सब पॉइजनिंग कर रहे हैं? जांग जाओक्यान की हालत कैसी है? हॉस्पिटल की प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस के मुताबिक यह एक एक्यूट कैप्सेशन पॉइजनिंग का मामला है। जाओक्यान के मुंह, इसोफेगस और स्टमक पर जलने के साफ निशान हैं। अंदर कोई दूसरा टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं मिला है। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें आपके खिलाफ जुर्म का कोई संकेत नहीं मिला है, बल्कि इसके उलट जौ क्यांग ने आपके दरवाजे से एक ऐसी चीज उठाई जो उसकी अपनी नहीं थी, जो कि अपने आप में एक तरह की चोरी यानी थेफ्ट है। तो फिर उसने मुझ पर केस क्यों किया? मुझे नहीं पता। ठीक है, थैंक यू। बाय द वे, आगे से अपना टेक अवे खुद ही रिसीव किया करो, दरवाजे पर छोड़ना सेफ नहीं है। रिमाइंडर के लिए शुक्रिया, मैं इसे ध्यान रखूंगा। मजेदार बात यह रही कि जिस एक हफ्ते तक जाओ क्यांग हॉस्पिटल में एडमिट था, पूरी बिल्डिंग का माहौल पूरी तरह बदल गया। बिना उसके लिविंग रूम में पागलों की तरह यहाँ वहाँ टहलने के, बिना उसके बालकनी में खड़े होकर सिगरेट फूकने और सिर हिलाते हुए बर्ड्स नीचे फेंकने के, सब कुछ बहुत शांत और कंफर्टेबल हो गया था। पर अचानक ये क्या हुआ? लाइट लाइन में कुछ एबनॉर्मैलिटी डिटेक्ट हुई है। कृपया कनेक्शन चेक करें या रिपोर्ट दर्ज करें। हेलो, मेरा ब्रॉडबैंड काम नहीं कर रहा है और मैं इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। सर, हमारे सिस्टम में आपके लाइन में एक फिजिकल फॉल्ट शो हो रहा है। इसे चेक करने के लिए एक टेक्नीशियन अरेंज करना होगा, लेकिन आज हमारे टेक्नीशियन का वर्क शेड्यूल पूरी तरह फुल है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टेम्पररी फिक्स के तौर पे अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट यूज़ कर लें। हॉटस्पॉट से सिर्फ नॉर्मल ब्राउजिंग हो सकती है, लेकिन मेरे काम के लिए बहुत सारे मटेरियल्स डाउनलोड करने पड़ते हैं और अक्सर सैकड़ों मेगाबाइट्स की डिज़ाइन फाइल्स को अपलोड करना पड़ता है, जिसके लिए हॉटस्पॉट काफ़ी नहीं है। मैंने खुद जाकर कॉरिडोर चेक करने का फैसला किया। ये किसी चूहे की करतूत नहीं है। ये साफ तौर पर एक मैन मेड फिजिकल डैमेज है।
जॉ क्यांग ने बदला लेने का सबसे सटीक तरीका चुना था। मेरा इंटरनेट काटना यानी सीधे मेरी इनकम का जरिया बंद करने जैसा था। इसे यहां से काटा गया था, आपको इसकी पूरी रिवायरिंग करनी होगी। आज बहुत देर हो चुकी है और ऐसी मैन मेड डैमेज मुफ्त की रिपेयर सर्विस में कवर नहीं होती। रीवायरिंग के लिए पूरे 380 लगेंगे। पैसे ज्यादा नहीं है, पर वो जानता है कि मेरे पास इंटरनेट नहीं है और वो यह भी जानता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। वह बस मेरे टूट जाने का इंतजार कर रहा है और इस पूरे खेल को एंजॉय कर रहा है। तुम वहां क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं वापस आ गई हूँ। हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। उस च्युइंग गम और टूथपिक्स के कचरे को साफ करने में पूरे 20 मिनट लग गए। उस कचरे से एक सस्ती स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की महक आ रही थी। जॉ क्यांग का बेटा हमेशा साइड से आता था और नीचे झुक जाता था ताकि वो सीधे कैमरा की फ्रंटल रेंज से बच सके। वो जानता है कि यहाँ कैमरा लगा है। उसके पेरेंट्स ने ही उसे सिखाया है कि क्या करना है। कैमरा सिर्फ सामने की चीजें शूट करता है, इसलिए वो साइड की दीवार के उस ब्लाइंड स्पॉट में छुप जाता था। मैंने कैमरा को सीधे स्टेयरवे की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब जब मैं इसका वाइड एंगल लेंस ऑन करूंगा तो उसका एक एक कदम और उसके हाथ की हर एक चीज साफ रिकॉर्ड हो जाएगी। क्या बात है, आपके बेटे ने यहाँ कचरा फेंका, पेशाब किया और मेरे ताले को भी ब्लॉक कर दिया। ये रहा इसका वीडियो सबूत। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो तो अभी सिर्फ एक बच्चा है। आप एक एडल्ट होकर बच्चों जैसी बातें कैसे कर सकते हैं? क्या एक बच्चे से बहस करना आपको शोभा देता है? यह वही पुरानी घिसी पिटी लॉजिक थी। उसकी बनाई इस दुनिया में बच्चा शब्द एक यूनिवर्सल शील्ड की तरह था। मैं उससे बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो आपका बच्चा है और उसे डिसिप्लिन में रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर उसने आगे भी ऐसा करना जारी रखा तो मैं कड़े कदम उठाऊंगा। तुम क्या कर लोगे? पुलिस को कॉल करूंगा। पुलिस बुलाकर क्या उखाड़ लोगे? वो सिर्फ 7 साल का है, तुम्हें क्या लगता है पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी? ठीक है, मैं समझ गई। आगे से हमारे दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत मत करना। मेरा बच्चा बहुत डरपोक है। अगर तुम्हारी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। जाओ क्यांग अब चालाक हो चुका था। वह खुद सामने आकर हरकत नहीं करता, बल्कि पर्दे के पीछे छुपा रहता है। वह अपने बच्चे को एक हथियार की तरह यूज कर रहा है और माइनर्स के लिए समाज के टॉलरेंस को अपनी ढाल बना रहा है। और मैं इन दोनों ताकतों के बीच फंस चुका हूँ। मुझे अब एक नए प्लान की जरूरत है। कोई ऐसा वैसा काउंटर अटैक नहीं, बल्कि एक ऐसा परमानेंट सोल्यूशन जो इस पूरे ड्रामे को हमेशा के लिए खत्म कर दे। जाओ कियांग अपनी पुरानी इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार होकर यूनिट डोर से बाहर निकला। मेरे दिल में उसके लिए थोड़ी बहुत इज्जत बची थी। मुझे लगता था कि वह अपने खाली समय में मेहनत करता है, लेकिन अब जब मैं सोचता हूँ तो उसकी हर हरकत में कमियां नजर आती हैं। सुबह ठीक 7:12 पर जाओ क्यांग खाली हाथ बाहर निकला। पहली बात, उसके निकलने का टाइम ही गलत था, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के रिदम से बिल्कुल मैच नहीं करता था। कभी कभी वो सुबह 9 बजे निकलता और दोपहर 3 बजे घर पे रहता था। और उसकी उस टूटी फूटी इलेक्ट्रिक बाइक पर कभी कोई फूड डिलीवरी बॉक्स नहीं दिखा। एक असली डिलीवरी राइडर के लिए फूड डिलीवरी बॉक्स एक स्टैंडर्ड पहचान होती है। बिना बॉक्स के कोई कैसे डिलीवरी कर सकता है? दूसरी बात, जब वो वापस आता तो उसके हाथों में अक्सर कई तरह के टेक अवे बैग्स और कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते थे। मैं पहले सोचता था कि ये वो ऑर्डर्स हैं जिन्हें वो डिलीवर नहीं कर पाया, पर अब मुझे समझ आया वो डिलीवर करने वाले ऑर्डर्स नहीं थे, बल्कि वो सामान था जिसे उसने चुराया था। एक डिलीवरी मैन की ये पहचान उसका सबसे बेहतरीन कवर थी। मैंने उसके इस पैटर्न को रिकॉर्ड कर लिया। वह ज्यादातर सुबह के समय काम करता है। उसका टारगेट एरिया आसपास की प्रॉपर्टीज और पुरानी कम्युनिटीज का मैनेजमेंट होता है। जुर्म करने का समय ठीक डिलीवरी के पीक आवर्स खत्म होने के आधे घंटे बाद का होता है, जब पैकेज डिलीवर हो जाता है लेकिन रिसीवर अभी तक नीचे नहीं आया होता। यही समय का फासला उसकी चोरी की सबसे बड़ी गोल्डन विंडो होती है। हेलो, मैंने आपकी खोई हुई एक्सप्रेस डिलीवरी के बारे में पोस्ट देखी थी। मैं इस बारे में कुछ जानता हूँ, क्या हम डिटेल में बात कर सकते हैं? तुम कौन हो? मैं भी पास में ही रहता हूँ और मैं भी इस चोरी हुए पैकेज की जांच कर रहा हूँ। तुम्हारा क्या सामान खोया है? क्या तुम्हारा भी कुछ चोरी हुआ है? जी हाँ मैडम। तुम्हारा क्या खोया था? एक बॉक्स इंपोर्टेड मिल्क पाउडर का, जिसकी कीमत 1,000 से ज्यादा थी। दीदी, आपका किस ब्रांड का मिल्क पाउडर खोया था? मैं ऑनलाइन इस पर नजर रखूंगा। यह रहा वो ब्रांड और उसकी पैकेजिंग। इसे किसने बेचा था? दीदी, आपने किस पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी? आप पहले हुजू को ढूंढिए, जो शायद बाद में बहुत काम आ सकता है। जाओ कियांग के काम की स्पीड दिन ब दिन और हाई होती जा रही थी।
सामान शाम के ठीक 6 बजे चोरी हुआ था और रात के ठीक 9 बजे उसे इंटरनेट पर लिस्ट भी कर दिया गया। टर्न अराउंड टाइम 3 घंटे से भी कम का था। हेलो, मैंने ईयरफोन्स को लेकर आपका मैसेज देखा था। मुझे शायद पता है कि वह सामान कहाँ है। इस बॉक्स पर एक छोटा सा स्क्रैच है। जब मैंने इसे खरीदा था तब मैंने ये नोटिस किया था। ये इंसान कौन है मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ है, लेकिन पहले मुझे आपसे एक काम करवाना होगा। बस उसे फॉलो करो। उसके पास नए प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी अपडेट होते हैं और बहुत सस्ते भी होते हैं। बंदा बहुत अच्छा है, कभी कभी तो आपके दरवाजे तक डिलीवर करने आ जाता है। ये कोई साधारण पहचान नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी डिस्गाइज थी। तुम्हें ये सारे वीडियोस कहाँ से मिले? कैट आई कैमरा से इसे मैंने खुद इंस्टॉल किया है। ये कॉरिडोर का एरिया है जो कि एक पब्लिक एरिया है, इसलिए ये पूरी तरह लीगल है। तुम उसे कब से जानते हो? जब से मैं यहाँ मूव होकर आया हूँ तभी से मैं उसे जानता हूँ। ये सब उस वाईफाई इंसिडेंट से शुरू हुआ था। वाईफाई चोरी करना, दरवाजा पीटना और शोर मचाना। फिर उसके बाद टेकअवे से मिर्च वाले खाने की चोरी हुई। फिर मेरा इंटरनेट काटा गया, ताले को ब्लॉक किया गया। तो मैं उसके सेकंड हैंड अकाउंट को चेक करने का ख्याल क्यों आया? क्योंकि जब उसने खाना चलाया था तब उसने यूनिफॉर्म तो पहन रखी थी, पर उसके पास कोई डिलीवरी बॉक्स नहीं था। इसलिए मैंने उसका सेकंड हैंड अकाउंट चेक किया और पाया कि वह चोरी किए हुए डिलीवरी बॉक्सेस और सामान बेच रहा था। तुमने इस पूरे मामले को बहुत प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज किया है। टाइमलाइन, चेन ऑफ एविडेंस और विक्टिम्स की गवाही। तुम काम क्या करते हो? मैं एक यूआई डिजाइनर हूँ। अगर ये सब वेरीफाई हो जाता है तो ये पहले से ही क्रिमिनल केस बन चुका है। इसमें इन्वॉल्व कुल अमाउंट हजारों युआन का है, जिसमें मल्टीपल थेफ्ट शामिल है। इस पर अब ऑफिशियली केस फाइल किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि तुम्हें बाद में सहयोग करना होगा, एविडेंस को पहचानना होगा और अदालत में गवाही देनी होगी। क्या तुम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो? जी हाँ। तुम पहले घर वापस जाओ, मैं तुम्हें इस मामले की प्रोग्रेस के बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। सुनो, सब लोग, हाल ही में मेरे और जॉक यांग के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसका नतीजा बहुत जल्द सबके सामने आने वाला है। तब सबको सब कुछ पता चल जाएगा। न्याय को पाने के लिए थोड़ा पेशेंस, पक्की एविडेंस और शांत दिमाग की जरूरत होती है, और इस सब की शुरुआत खुद को प्रोटेक्ट करने से होती है। मैंने आज सुबह तीसरी मंजिल के उस निवासी को पुलिस द्वारा ले जाते हुए देखा। उसकी पत्नी और बच्चे फूट फूट कर रो रहे थे। कोई लड़ाई कर रहा था, कुछ लोग धोखा दे रहे थे। शर्लिन, आखिर हुआ क्या था? मुझे सच सच बताओ, जाओ कियांग ने क्या किया है? क्या उसके सेकंड हैंड अकाउंट में कोई गड़बड़ है? सिस्टर जान, आपके बेटे ने जो कीबोर्ड खरीदा था और आपने जो सामान खरीदा था, अगर पुलिस इस बारे में पूछने आए तो बस सच सच बता दीजिएगा। आपने उसे गुड फेथ में खरीदा था, इसलिए आप पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। ये सच में चोरी का सामान था। मैं कहूँ कि ये इतना सस्ता क्यों मिल रहा था, मुझे सच में नहीं पता था। शर्लिन, अगर मुझे पता होता कि यह चोरी का है तो मैं इसे कभी नहीं खरीदती। शर्लिन, क्या तुमने पुलिस को बताया है कि हमने उसका सामान खरीदा था? शुरुआत से लेकर अंत तक उसे इस बात की फिक्र नहीं थी कि जाओ क्यांग ने क्या किया है, बल्कि वह इस बात से डर रही थी कि कहीं वो खुद इस चक्कर में ना फंस जाए। आंटी ली, पुलिस इस मामले को लॉ के मुताबिक ही हैंडल करेगी। आपने इसे गुड फेथ में खरीदा था, इसलिए आपको कुछ नहीं होगा। जाओ क्यांग की पत्नी अपने बच्चे को साथ लेकर वहां से मूव आउट कर गई। सुना है कि वो अपने मायके वापस चली गई है। ऊपर का वो अपार्टमेंट तब से पूरी तरह खाली पड़ा है। वह जो धड़ धड़ की आवाजें आती थीं, वो जोरदार धमाके अब पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। मेरी जिंदगी में आखिरकार वो सुकून और शांति वापस लौट आई थी। शॉलिन, मुझे पहले के लिए माफ कर देना। कोई बात नहीं, अब सब खत्म हो चुका है। मेरे पड़ोसियों का एटीट्यूड अब धीरे धीरे मेरे लिए थोड़ा वार्म होने लगा था। खास तौर पे वो लोग जिन्होंने जाओ क्यांग से सामान खरीदा था। उन्होंने चुपचाप अपनी गलती मान ली थी, भले ही किसी ने भी मुझसे ऑफिशियल माफी नहीं मांगी थी।